16 मई सुबह 6 बजे नोएडा के सेक्टर 25 में आरुषि तलवार अपने ही घर में अपने ही कमरे के बिस्तर पर खून से लथपथ पाई गई। उसका गला पूरी तरह से चीर दिया गया था, लेकिन उसके बेड पर एक भी सिलवटें नहीं थी। आखिर ये हुआ क्या था? इस घटना के पहले दिन ही आरुषि तलवार जोरों शोरों से अपने बर्थडे की प्लानिंग कर रही थी अपने दोस्तों और उसके माता पिता के साथ। I wonder if we could have still been friends. जहाँ एक तरफ उसके दोस्त उसके लिए एक पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ उसके माता पिता उसके लिए एक नया कैमरा खरीदने वाले थे। लेकिन किसे पता था कि आरुषि तलवार अपने बर्थडे में शामिल नहीं हो पाएगी। आखिर क्या हुआ 15 मई की रात को? वाज इट ए सुसाइड और ए मर्डर? और इतनी बेरहमी से कोई एक 13 साल की बच्ची को कैसे मार सकता है? अगर आपके दिमाग में भी ये सारे सवाल आ रहे हैं तो देन मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। It's a story that the nation has been watching. A murder. The suspects. मुझे प्रेम कर रहे हैं, पता नहीं क्यों कर रहे हैं ऐसे। मुझे बताइए आप। नोएडा के सेक्टर 25 में रहने वाली आरुषि तलवार का जन्म 24 मई 1994 को हुआ था। अगर हम आज के डेली लाइफ की बात करें तो वो रोज सुबह अपने स्कूल के लिए निकल जाती थी और उसके माता पिता जो दोनों ही डेंटिस्ट थे, नुपुर और राजेश, अपने क्लिनिक के लिए निकल जाते हैं। फिर दोपहर तक ये सब आ जाते और साथ में खाना खाते एंड दे यूज्ड टू लिव लाइक ए हैप्पी फैमिली। लेकिन 16 मई 2018 को चीजें अलग तरीके से हुई। उस दिन भी हर दिन की तरह सुबह 6 बजे आरुषि के घर पर काम करने वाली मेड ने घंटी बजाई। यूजुअली वो दरवाजा एक घंटी में खुल जाता था, लेकिन उस दिन 2 से 3 घंटी बजने के बाद नुपुर तलवार ने उस दरवाजे को खोला। उस लकड़ी के दरवाजे को खोलकर उसने देखा कि एक और जाली वाला दरवाजा था जो लॉक्ड था। इसलिए नुपुर ने बालकोनी में जाकर चाबियां नीचे फेंक दी ताकि उनकी मेड भारती अंदर आ सके। भारती को ये सब देखकर काफी अजीब लगा, क्योंकि रोज घर की डोर बेल बजाने पर उनके घर का नौकर हेमराज ही दरवाजे को खोलता था। लेकिन उस दिन उस घर में वो शामिल ही नहीं था। भारती को शक हुआ कि उस घर में कुछ गड़बड़ है। भारती का शक और भी ज्यादा मजबूत हो गया। देखा कि राजेश जो आरुषि के पिता थे वो उस वक्त जागे हुए थे और जोर जोर से रो रहे थे। अब जब भारती ने नुपुर से पूछा कि राजेश इतना ज्यादा क्यों रो रहे थे, तब नुपुर ने आरुषि के कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहा कि हेमराज देखो क्या करके भाग गया। अब जब भारती आरुषि के कमरे में पहुंचती है तो वहाँ एक पुतले की तरह खड़ी हो गई, मानो उसे कोई सांप सूंघ गया हो, क्योंकि उसने देखा कि आरुषि की लाश बेड पर पड़ी है और उसके गले पर चाकू से चीरने के निशान थे। आंटी बोला है कि देखो क्या हो गया, आके देखो लड़की को क्या हो गया। तो इस वो मेरे आगे आगे से गया, उसका पीछे पीछे से गया। जाने के बाद उसका कमरा के बाहर हम खड़ी हूँ और उसका माँ उसका चादर उठा के मेरे को दिखा रहा, मेरे को चादर से उठा के मेरे को आंटी दिखा रहा था कि देखो मेरे लड़की का कोई गला काट के चला गया है। ये सब कुछ देखने के बाद उसने तुरंत डॉक्टर को कॉल किया और आसपास के पड़ोसियों को भी इस सब के बारे में बताया। अब जब 7:15 पर पुलिस को बुलाया गया तब वहाँ पर तलवार और उसके कई रिश्तेदार मौजूद थे, क्योंकि वहाँ पर इतने सारे लोग ऑलरेडी मौजूद थे। सारे फिंगरप्रिंट्स और दूसरे सबूत अब खराब हो चुके थे और सबूत के नाम पर पुलिस को कोई नामो निशान नहीं मिल रहा था। पुलिस जब पूरे घर की तलाशी लेने लगी एंड दैट्स व्हेन दे फाउंड आउट टेरेस पर एक ताला लगा था जिस पर खूब सारे खून के निशान थे। सीधी सी बात है, ये देखकर पुलिस ने उस ताले की चाबी मांगी, लेकिन हर कोई कंफ्यूज था कि आखिर चाबी है कहाँ पर। और उसी वक्त आरुषि के पिता पुलिस को ये कह रहे थे कि आप अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो, क्योंकि ही वॉज वेरी श्योर कि उनके नौकर हेमराज ने ही पूरा कांड किया है। अब क्योंकि हेमराज को राजेश पर शक था तो पुलिस ने हेमराज की तलाश करनी शुरू कर दी और उसको ढूंढने पर 25,000 रुपए तक का इनाम भी घोषित कर दिया। अब एक तरफ नोएडा पुलिस नेपाल के लिए रवाना हो गई थी हेमराज को ढूंढने के लिए, वहीं दूसरी तरफ आरुषि की अस्थियों को बहाने के लिए हरिद्वार के लिए निकल गए थे। लेकिन यहाँ नोएडा में उनके घर में कुछ ऐसा खुलासा हुआ जिसके बारे में सुनकर हर कोई दंग रह गया। ये ऐसा खुलासा था कि आरुषि के मर्डर का शक हेमराज पर से उसके माता पिता पर जा चुका था। लेकिन ऐसा हुआ क्या था? जब पुलिस ऑफिसर्स और डॉक्टर्स नुपुर और राजेश के घर पहुंचे उनका हालचाल पूछने, तब उन्होंने देखा कि टेरेस के ताले पर कुछ निशान और जमीन पर खून के धब्बे थे, मानो किसी बॉडी को वहां पर घसीटा हो।
एंड बिकॉज उस ताले की चाबी नहीं मिल रही थी, उस ताले को तोड़ दिया गया। जैसे ही उस टेरेस पर पुलिस ने एंट्री की, वो देखते हैं कि वहाँ पर एक डेड बॉडी पड़ी है। उस डेड बॉडी की हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि पहचानना लगभग इम्पॉसिबल था। खून में लथपथ, गला कटा हुआ और पूरे शरीर में गहरे जख्म। पहचानना तो बहुत दूर की बात, लेकिन कोई उस बॉडी को देखने को भी तैयार नहीं था। वहाँ पर मौजूद खून के धब्बों को देखकर फाइनली ये तो पता चल गया था कि यही वो बॉडी है जिसे घसीटकर टेरेस पर लाया गया था। तो अब तुरंत आरुषि के माता पिता को हरिद्वार से बुलाया गया और जब राजेश तलवार को इस बॉडी को पहचानने के लिए बोला गया तो उसने साफ साफ मना कर दिया। पुलिस के बहुत जोर देने पर फाइनली राजेश ने उस बॉडी की पहचान की। वो बॉडी और किसी की नहीं बल्कि उसके नौकर हेमराज की थी। पूरी पुलिस फोर्स और आरुषि के माता पिता जिस इंसान को वो नोएडा से लेकर नेपाल तक ढूंढ रहे थे, वो और कहीं नहीं बल्कि वो नोएडा के उसी घर के टेरेस पर मरा हुआ मिला। क्या आपको नहीं लगता कि ये एक सोचा समझा प्लान है, जहां पुलिस को गुमराह किया गया, पुलिस को उस ताले की चाबी ना देना, उस बॉडी को पहचानने से इनकार कर देना, सारे सबूतों के बारे में पता होने के बावजूद पुलिस से छुपाना, ये सारी की सारी चीजें एक ही तरफ इशारा करती हैं कि कातिल और कोई नहीं बल्कि आरुषि के माता पिता थे। लेकिन इससे पहले कि हम कुछ कहें, लेट्स नो कि उस रात हुआ क्या था। उस रात हमेशा की तरह अपने माता पिता नुपुर और राजेश के साथ आरुषि ने डिनर किया। हेमराज ने सबको खाना सर्व किया और खाना खाने के बाद आरुषि अपने रूम में चली गई। उसके माता पिता राजेश और नुपुर अपने रूम में चले गए। फिर राजेश और नुपुर आरुषि के कमरे में गए और एज ए बर्थडे गिफ्ट उन्होंने उसको एक डिजिटल कैमरा गिफ्ट किया। उस कैमरे को देखकर आरुषि बहुत ही ज्यादा खुश हुई थी। खुशी के मारे उसने वहीं पर कई सारी तस्वीरें भी क्लिक की। सीबीआई के अकॉर्डिंग ये पता चलता है कि उस रात को उस कैमरे से लास्ट फोटो 10 बजे खींचा गया था और 11 बजे उसके माता पिता उसके कमरे से निकलकर अपने कमरे में गए थे और आरुषि अपनी नोवेल पढ़ रही थी। अपने कमरे में आने के बाद राजेश ने नुपुर से कहा, मुझे अपने लैपटॉप पर कुछ काम करना है, इसलिए वो आरुषि के कमरे में जाकर वाईफाई राउटर को ऑन कर दे। नुपुर ने वही किया और उस रात आरुषि भी देर तक जागी हुई थी और अपना फोन चला रही थी और अपने दोस्तों से कॉल्स और टेक्स्ट पर बातें भी कर रही थी। लेकिन अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ सीबीआई, आरुषि का फोन रात 9:10 पर अवेलेबल नहीं था, इसलिए रात 12:30 बजे उसके दोस्त अनमोल ने उनके घर के लैंडलाइन पर कॉल किया। वो कॉल किसी ने पिक नहीं किया, इसलिए अनमोल ने आरुषि को एक टेक्स्ट भी भेजा। टेक्स्ट भी डिलीवर्ड नहीं हुआ था। राजेश भी उस वक्त अपने लैपटॉप पर काम कर रहे थे क्योंकि उनका लास्ट सेंट ईमेल 11:57 पर था। उसके बाद शायद वो सो चुके थे, लेकिन सीबीआई के अनुसार किसी ने रात के 3:45 पर आरुषि के कमरे में मौजूद वाईफाई के राउटर को बंद किया। तो अब आखिर ये इंसान कौन था जो इतनी रात को आरुषि के कमरे में गया था? क्योंकि आरुषि का रूम अक्सर लॉक्ड रहता था। उसकी चाबी नुपुर के राइट टेबल पर थी, लेकिन नुपुर ने ये बताया कि उसे याद ही नहीं इफ शी लॉक्ड द डोर और नॉट। रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि हेमराज और आरुषि का मर्डर लगभग रात के 1 बजे हुआ। तो ये इंसान जो इतनी रात गए आरुषि के रूम में एंटर किया था टू स्विच ऑफ द वाईफाई राउटर, क्या उसने आरुषि की बॉडी नहीं देखी या फिर दिस पर्सन वाज द मर्डरर हिमसेल्फ? और अगले दिन टेरेस और अपार्टमेंट की चाबी नुपुर के रूम में मिली, आरुषि के कमरे की चाबी लिविंग रूम में मिली। तो क्या किसी के पास एक एक्स्ट्रा सेट ऑफ कीज था? और अगर हाँ तो किसके पास थी? इसके बाद अब सीधा सीधा शक तलवार पर जा रहा था। पुलिस के आने से पहले ही उन्होंने सारे सबूत मिटा दिए। नौकरों को बुलवाकर फ्लोर्स, विंडोज, डोर्स को पूरी तरह से क्लीन करवा दिया था। लेकिन इन सब के अलावा एक बहुत अजीब चीज हुई थी। वो ये रात के 3 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक राजेश के फोन से उसके बड़े भाई दिनेश को फोन किया गया था। उसी वक्त उसके एक फैमिली फ्रेंड सुशील को कॉल किया गया और फिर सुशील ने एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर गौतम को कॉल किया। गौतम के नंबर से एक अनआइडेंटिफाइड नंबर को कॉल किया गया एंड दिस हैपेंड इन ए लूप फॉर 6 टाइम्स। लेकिन ये सब कुछ कैसे पॉसिबल था? एक तरफ राजेश अपनी बेटी की डेथ का गम मना रहा था, वही दूसरी तरफ इन लूप फॉर 6 टाइम्स बार बार कॉल्स किए जा रहे थे। तो आखिर ये कैसे पॉसिबल था? वेल, अकॉर्डिंग टू वन ऑफ द थ्योरीज कि राजेश ने अपनी बेटी आरुषि और अपने नौकर हेमराज को कुछ सेक्सुअल एक्टिविटीज करते पकड़ लिया और गुस्से में आकर दोनों का मर्डर कर दिया। और वो कॉल्स इसलिए किए जा रहे थे ताकि वो आरुषि के ऑटोप्सी रिपोर्ट से सेक्सुअल एक्टिविटी का पूरा नामो निशान हटा सके। इस कहानी के बेस पर पुलिस ने राजेश तलवार को 23 मई को अरेस्ट कर लिया, लेकिन क्योंकि कोई सॉलिड प्रूफ नहीं था तो उन्हें तुरंत ही बेल मिल गई। और एक आर्टिकल के अकॉर्डिंग ये भी कहानी सामने आती है कि राजेश तलवार हैड एन एक्सटर्नल मैरिटल अफेयर
और जब आरुषि ने राजेश को कन्फ्रंटेड किया तब राजेश ने आरुषि की जान ले ली। ये एक बात तो तय थी, इस पूरे कांड में घर वालों का ही हाथ था, क्योंकि कोई भी बाहर वाला घर में घुसा हो ऐसा कोई भी सबूत पुलिस को नहीं मिला। लेकिन यहाँ पर एक और सवाल पैदा होता है कि क्यों कोई अपने नौकर का मर्डर करके उसकी बॉडी को अपने टेरेस पर सड़ने के लिए छोड़ देगा। 2010 में सीबीआई ने इस केस को किसी और टीम को सौंपा और 2011 में ये केस दोबारा रीओपन हुआ। इसलिए 11 मई 2011 को आरुषि के माता पिता राजेश और नुपुर को कोर्ट में पेशी देनी पड़ी और उनके ओपोनेंट ने इस पूरे कांड का ये एक्सप्लेनेशन दिया। उस रात राजेश ने एक आवाज सुनी, इसलिए वो गोल्फ स्टिक लेकर आरुषि के कमरे में गए। उन्होंने देखा कि हेमराज और आरुषि कुछ सेक्सुअल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं और गोल्फ स्टिक को फेंककर वो हेमराज को मारने लगे। लेकिन गलती से वो गोल्फ स्टिक आरुषि को लग गई एंड व्हेन राजेश चेक्ड हर पल्स वो मर चुकी थी। ताकि इसके बारे में किसी को पता ना चल सके तो वहां पर वन एंड ओनली विटनेस हेमराज का भी मर्डर ऑन द स्पॉट कर दिया गया। नवंबर 2013 में फाइनली ये केस दोबारा ओपन हुआ और आरुषि के माता पिता को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। सबको ये लगता था कि उस 13 साल की बच्ची को फाइनली जस्टिस मिल गया है, लेकिन 2017 में आरुषि के माता पिता को रिहा कर दिया गया क्योंकि उनके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले थे और अब वो आजाद घूम रहे। आरुषि के माता पिता आज भी पुलिस को दोषी ठहराते हैं और ये कहते हैं कि पुलिस ने पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन को बर्बाद कर दिया। फ्रेम कर रहे हैं, पता नहीं क्यों कर रहे हैं ऐसे। बताइए आप। आज तक ये केस पूरी तरह से सोल्व नहीं हो पाया है। 19 साल की मेहनत के बाद भी 2 मासूम जानों को जस्टिस नहीं मिला है और पुलिस से जो भी गलतियां हुई वो मीडिया के प्रेशर में आके हुई। तो आखिर गलती किसकी थी, पुलिस, मीडिया की या आरुषि के माता पिता की या किसी और की? आखिर किसी की वजह से ये केस सुलझने की बजाय ये केस और भी ज्यादा उलझता चला गया। आपको क्या लगता है? कमेंट में अपने थॉट्स लिखें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ एंड सब्सक्राइब दिस चैनल बेनाम अफसाने और खौफनाक कहानियों के साथ हम फिर मिलेंगे।